द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, अ हैंडबुक फॉर लिविंग। इसे लिखा है दलाई लामा और साइकियाट्रिस्ट हार्वर्ड सी कटलर ने मिलके। ये एक ऐसी किताब है जहाँ एक बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर और एक वेस्टर्न डॉक्टर साथ बैठ के इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत को समझने की कोशिश करते हैं, और वो ज़रूरत है खुशी। तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से, खुशी का असली मतलब। जब हार्वर्ड कटलर पहली बार दलाई लामा से मिलते हैं तो उनका पहला सवाल यही होता है, आपके हिसाब से ज़िंदगी का मकसद क्या है? और दलाई लामा बिना एक पल सोचे जवाब देते हैं, खुशी। इतना सीधा, इतना सिंपल। लेकिन हम में से कितने लोग सच में अपनी ज़िंदगी इस एक चीज़ के लिए जीते हैं? हम पैसा कमाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन क्या हम सच में खुश हैं? यही सवाल इस किताब की नींव है। दलाई लामा कहते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे बाहर से आती है, नहीं मिलती किसी कार से, किसी बड़े घर से या किसी अच्छे रिलेशनशिप से। खुशी एक इनर स्टेट है, अंदर की एक स्थिति जो हम खुद डेवलप करते हैं, धीरे धीरे अपनी सोच को ट्रेन करके। और ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल डेली लाइफ का अप्रोच है। अब आप सोचेंगे, यार ये तो सुना हुआ लगता है, सभी कहते हैं खुशी अंदर से आती है। लेकिन दलाई लामा की बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो आगे कहते हैं कि खुशी का सीधा संबंध है हमारे माइंड की ट्रेनिंग से। जैसे जिम जाके बॉडी स्ट्रांग होती है, वैसे ही अपने थॉट्स को डेलिबरेटली रीशेप करके, अपनी इमोशंस को समझ के और कंपैशन को अपनी डेली हैबिट बना के हमारा माइंड भी स्ट्रांग और खुश हो सकता है। हार्वर्ड कटलर जो एक डॉक्टर हैं, इनिशियली थोड़ा स्केप्टिकल होते हैं। उनका वेस्टर्न माइंडसेट कहता है डिप्रेशन के लिए थेरेपी लो, मेडिकेशन लो, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स यूज़ करो। लेकिन जैसे जैसे वो दलाई लामा के साथ टाइम बिताते हैं, उन्हें एक चीज़ समझ आने लगती है कि यह स्पिरिचुअल अप्रोच और साइंटिफिक अप्रोच एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, अपने माइंड को समझो, उस पे काम करो और खुशी खुद आ जाएगी। पहले कुछ चैप्टर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बनाई गई है, प्लेजर और हैप्पीनेस में फ़र्क। ये दो अलग चीज़ें हैं। प्लेजर एक टेम्पररी फीलिंग है, अच्छा खाना खाया तो प्लेजर मिला, मूवी देखी तो प्लेजर मिला। लेकिन हैप्पीनेस वो एक डीपर सस्टेन्ड स्टेट है जो तब भी रहती है जब बाहरी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती। प्लेजर चाहिए तो कुछ बाहरी चीज़ चाहिए, लेकिन हैप्पीनेस के लिए सिर्फ एक ट्रेन्ड माइंड चाहिए। दलाई लामा अपनी खुद की ज़िंदगी की मिसाल देते हैं। वो तिब्बत से भाग के आए हैं, उनका देश छूट गया, उनके लोगों पर एट्रॉसिटीज़ हुई हैं, और फिर भी वो कहते हैं कि वो जेन्युइनली खुश हैं। ये सुन के हार्वर्ड को पहले तो यकीन नहीं आता, कैसे कोई इतनी तकलीफ के बाद भी खुश रह सकता है। लेकिन दलाई लामा का जवाब है, क्योंकि खुशी को उन्होंने बाहरी इवेंट से अटैच नहीं किया। उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी जगह बनाई है जो स्टॉर्म्स के बावजूद स्टेबल रहती है। और यहाँ से शुरू होता है इस किताब का सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया, जो है इनर वर्क। बाहरी दुनिया को कंट्रोल करना मुश्किल है, कभी कभी इम्पॉसिबल, लेकिन अपने रिएक्शन को, अपनी सोच को, अपने पर्सपेक्टिव को कंट्रोल करना ये पॉसिबल है। और यही खुशी की असली कुंजी है। अब पहले पार्ट का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। दलाई लामा कहते हैं कि चाहे आप किसी भी रिलीजन को मानो या ना मानो, चाहे आप एथीस्ट हो या डीपली रिलीजियस, एक बात जो सबके लिए कॉमन है वो ये है कि हम सब दुख से बचना चाहते हैं और खुशी पाना चाहते हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और अगर ये यूनिवर्सल है तो फिर खुशी का रास्ता भी यूनिवर्सल होना चाहिए। कोई एक रिलीजन या कल्चर तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। यही इस किताब की खूबसूरती है। ये किसी एक ट्रेडिशन का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जिसे हिंदू फॉलो कर सकता है, मुस्लिम फॉलो कर सकता है,
एथीस्ट भी फॉलो कर सकता है, क्योंकि ये गाइडलाइंस ह्यूमन नेचर पर बेस्ड हैं, न कि किसी एक बिलीफ सिस्टम पर। तो ये था पार्ट 1, खुशी का असली मतलब। पार्ट 2, रिश्तों की ताकत, वार्मथ, कंपैशन और कनेक्शन। दलाई लामा से जब होवर्ड कटलर पूछते हैं कि उनकी खुशी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो वो बिना किसी हेजिटेशन के कहते हैं, अदर पीपल, दूसरे लोग। ये सुन के थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है। हम सोचते हैं कि दूसरे लोग ही तो हमारे दुख का सोर्स हैं। कोई चीटिंग करता है, कोई धोखा देता है, कोई जज करता है। लेकिन दलाई लामा का पर्सपेक्टिव बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं कि जब भी वो किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, चाहे एयरपोर्ट पर चाहे बाजार में, उनका पहला थॉट ये होता है कि ये भी मेरे जैसा एक इंसान है, ये भी खुशी चाहता है, ये भी दर्द से बचना चाहता है। और ये एक सिंपल थॉट उन्हें अस स्ट्रेंजर से इंस्टेंटली कनेक्ट फील कराता है। एक वार्मथ आती है, एक केयरिंग आती है, और यही वार्मथ उन्हें खुश रखती है। इससे कहते हैं बेसिक ह्यूमन अफेक्शन, एक फंडामेंटल केयरिंग जो हमें दूसरे लोगों के साथ डीप लेवल पर कनेक्ट करती है। और दलाई लामा कहते हैं कि ये अफेक्शन डेवलप करना सीखा जा सकता है। ये कोई एक पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है जो कुछ लोगों को मिलता है और कुछ को नहीं मिलता। हावर्ड यहाँ अपना वेस्टर्न पर्सपेक्टिव लाते हैं और कहते हैं कि मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है। रिसर्च क्लियरली शो करती है कि जिनके स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस हैं वो ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा हेल्दी हैं और ज़्यादा लंबा जीते हैं। लोनलीनेस एक एपिडेमिक है और ये फिजिकली भी हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। तो दलाई लामा की टीचिंग और मॉडर्न साइंस एक बार फिर एक साथ खड़ी हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नुआंस है। कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करो, हज़ारों फेसबुक फ्रेंड्स या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। कनेक्शन का मतलब है जेन्युइन वार्मथ, एक हार्टफेल्ट केयरिंग जो दूसरों के लिए फील होती है। और इस केयरिंग का सोर्स क्या है? वो सोर्स है कंपैशन। कंपैशन यानी करुणा इस किताब का एक सेंट्रल पिलर है। दलाई लामा कहते हैं कि कंपैशन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, ये हमें खुद भी प्रोटेक्ट करती है। जब हम जेन्युइनली दूसरों की परवाह करते हैं तो हमारे अंदर का फियर और एंग्जाइटी नेचुरली कम होने लगती है, क्योंकि फियर और एंग्जाइटी हमेशा मैं के इर्द गिर्द होती हैं। मैं क्या सोचूंगा, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा। जब फोकस मैं से हट के दूसरे पर जाता है तो एंग्जाइटी की जगह नहीं रहती। हावर्ड कटलर एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं, एक स्टडी जिसमें लोगों को या तो अपने बारे में सोचने को कहा गया या दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोचने को। जो लोग दूसरों की हेल्प के बारे में सोच रहे थे उनके स्ट्रेस हार्मोन्स सिग्निफिकेंटली कम थे और उन्होंने खुद को ज़्यादा पीसफुल फील किया। ये साइंटिफिक वैलिडेशन है कंपैशन की। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, जेन्युइन वर्सेस ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स। कई बार हम लोग रिलेशनशिप्स में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए, स्टेटस, मनी, फेवर। ये ट्रांजैक्शनल है। और जब दूसरा पर्सन वो नहीं देता जो हम चाहते थे तो हम डिसअपॉइंटेड होते हैं, हर्ट होते हैं, कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन जेन्युइन रिलेशनशिप तब होती है जब हम सिर्फ इसलिए केयर करते हैं क्योंकि सामने वाला भी एक इंसान है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। दलाई लामा कहानियाँ सुनाते हैं कैसे वो टिबेटन रेफ्यूजीज़ के साथ बैठ के उनके लोगों का दर्द सुन के खुद भी इमोशनल होते हैं और फिर भी पीस में रहते हैं, क्योंकि उनकी केयरिंग जेन्युइन है। वो फिक्स करने की कोशिश नहीं करते, वो जज नहीं करते, वो सिर्फ साथ होते हैं। और ये जस्ट बीइंग प्रेजेंट एक बहुत बड़ी गिफ्ट है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो हावर्ड रेस करते हैं, सिंपैथी और एम्पैथी में फ़र्क। सिंपैथी में हम बाहर से फील करते हैं दूसरे के लिए, ओ बेचारा। एम्पैथी में हम अंदर से फील करते हैं, मैं समझता हूँ क्या गुजर रहा है तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ। और एम्पैथी वो ब्रिज है जो दो लोगों के बीच रियल कनेक्शन बनाता है। लेकिन कंपैशन और एम्पैथी के बारे में एक कंसर्न भी है जो कई लोगों के मन में आता है।
अगर मैं सबके दर्द को अपने अंदर ले लेता हूं तो क्या मैं खुद टूट नहीं जाऊंगा? दलाई लामा का जवाब बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं, कंपैशन का मतलब अपने आप को दूसरों के दर्द में डुबा देना नहीं है। कंपैशन का मतलब है एक क्लियर लविंग माइंड रखना, जो दूसरों की तकलीफ को देखे, उन्हें हेल्प करना चाहे, लेकिन खुद स्टेबल रहे। ये एक ग्राउंडेड केयरिंग है, नॉट ड्राउनिंग इन समवन एल्सेस इमोशंस। इस पार्ट का आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ कंपैशन। कई लोग दूसरों के लिए तो कंपैशनेट होते हैं, लेकिन खुद के लिए बहुत हर्ष होते हैं। कोई गलती हो जाए तो मैं कितना बुरा हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं फेलियर हूं। दलाई लामा कहते हैं, ये सेल्फ क्रिटिसिज्म यूजफुल नहीं है। गलतियों से सीखो ज़रूर, लेकिन खुद को टॉर्चर मत करो। वो भी एक इंसान है, वो भी डिजर्विंग है खुशी का, फॉरगिवनेस का, कंपैशन का। तो ये था पार्ट 2, रिश्तों की ताकत। पार्ट 3, दर्द से डरना क्यों, सफरिंग को समझना। ये शायद इस किताब का सबसे चैलेंजिंग और सबसे लिबरेटिंग पार्ट है, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं सफरिंग की, दर्द की, लॉस की, डिसअपॉइंटमेंट की, उन सब चीज़ों की जो हम सब अपनी ज़िंदगी में फेस करते हैं और जिनसे हम बचना चाहते हैं। दलाई लामा एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि सफरिंग लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है, इनएविटेबल है, और जब हम इसे डील करते हैं, जब हम प्रिटेंड करते हैं कि सब ठीक है जब सब ठीक नहीं है, तब हम अपने आप को और ज़्यादा हर्ट करते हैं। सफरिंग से खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन सफरिंग को एक्सेप्ट करना, उस एक्सेप्टेंस में एक प्रोफाउंड पीस है। हार्वर्ड कटलर यहाँ वेस्टर्न साइकोलॉजी का एंगल लाते हैं और कहते हैं कि एक्सेप्टेंस एक वेल एस्टैब्लिश्ड थेरेप्यूटिक कॉन्सेप्ट है। किसी भी ग्रीफ, ट्रॉमा या मेजर लॉस के बाद रिकवरी तब होती है जब हम सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, न कि तब जब हम कॉन्स्टेंटली फाइट करते रहते हैं रियलिटी के अगेंस्ट। लेकिन एक्सेप्टेंस का मतलब रेजिग्नेशन नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब है, हाँ ये हुआ, ये पेनफुल है, और अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। ये एक एक्टिव करेजियस स्टांस है, पैसिव सरेंडर नहीं। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है जो बुद्धिज़्म से आता है, लेकिन जो हर इंसान की ज़िंदगी पे अप्लाई होता है, और वो है द 2 एरोज। इमेजिन करो कि तुम्हें एक एरो लगा, कोई ट्रेजेस्टिक इवेंट हुआ, कोई बड़ा दुख आया। ये पहला एरो है और ये अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये लाइफ का हिस्सा है। लेकिन फिर हम खुद को एक दूसरा एरो मारते हैं। ये दूसरा एरो है हमारी अपनी रिएक्शन। ये मुझारे साथ ही क्यों हुआ, मैं कितना बुरा हूँ, ये कभी ठीक नहीं होगा, जिंदगी बेकार है। ये दूसरा एरो, सेल्फ पिटी, रूमिनेशन, डिस्पेयर, यही एक्चुअली ज़्यादा दर्द देता है पहले एरो से। दलाई लामा कहते हैं, पहला एरो तुम रोक नहीं सकते, लेकिन दूसरा एरो वो चॉइस है तुम्हारी, और यही चॉइस है जहां तुम्हारा पावर है। हार्वर्ड कटर अपने पेशेंट्स की स्टोरीज शेयर करते हैं। कई लोग जो फिजिकली बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस में थे, कैंसर डायग्नोसिस, फिजिकल डिसेबिलिटीज़, और फिर भी जो खुश थे। और कई लोग जो फाइनेंशियली कंफर्टेबल थे, हेल्दी थे, और फिर भी मिजरेबल थे। फ़र्क क्या था? फ़र्क था दूसरे एरो में, किनके मन में कैसी स्टोरीज चल रही थी अपनी तकलीफ के बारे में। अब आता है एक और पावरफुल आइडिया, रीफ्रेमिंग। ये कोई ब्लाइंड पॉजिटिविटी नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है। रीफ्रेमिंग का मतलब है जेन्युइनली दूसरा एंगल ढूंढना सिचुएशन में। एक एग्जाम्पल, कोई आपके काम की क्रिटिसिज्म करता है। पहला रिस्पॉन्स हो सकता है, ये मुझे हर्ट कर रहा है, ये मुझे रिजेक्ट कर रहा है। रीफ्रेम्ड रिस्पॉन्स, ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिससे मैं अपना काम बेटर कर सकता हूँ। दोनों रिस्पॉन्सेज रियल हैं, लेकिन एक में ग्रोथ है, दूसरे में सिर्फ पेन है। दलाई लामा कहते हैं कि उन्हें भी दर्द होता है, वो भी कभी फ्रस्ट्रेटेड, सैड या डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। वो कोई फीलिंग प्रूफ नहीं है, लेकिन उनका रिलेशनशिप अपनी फीलिंग्स के साथ अलग है। वो अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं जैसे एक साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है।
इंटरेस्टिंग, मैं अभी एंग्री फील कर रहा हूँ। ये एंगर कहाँ से आ रहा है? ये डिटैचमेंट नहीं है, ये अवेयरनेस है। और इस अवेयरनेस से वो अपनी इमोशंस के स्लेव नहीं बनते। एक और कॉन्सेप्ट है जो इस पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्परमानेंस। जो चीज़ आज पेनफुल है वो हमेशा पेनफुल नहीं रहेगी। हर इमोशन, हर सिचुएशन, हर फेज, सब कुछ बदलता है। ये एक लिबरेटिंग थॉट है। जब तुम दर्द में हो तो माइंड कहता है ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। सब कुछ पास होता है। और जब तुम ये जानते हो, ट्रूली जानते हो, न सिर्फ इंटेलेक्चुअली, तो पेन की ग्रिप लूज होती है। सफरिंग के बारे में दलाई लामा का एक और पर्सपेक्टिव है जो बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। वो कहते हैं कि सफरिंग हमारे अंदर एम्पैथी डेवलप करती है। जब तुमने खुद कोई बड़ा दर्द फेस किया होता है तब तुम जेन्युइनली दूसरों का दर्द समझ सकते हो। जिनकी जिंदगी बहुत स्मूथ रही हो, जिन्हें कभी कोई बड़ा चैलेंज नहीं आया, वो लोगों में ऑफन एक सुपरफिशियलिटी होती है। वो रिलेट नहीं कर पाते डीप पेन से। तो सफरिंग जब वाइजली फेस्ड की जाए एक टीचर बन जाती है। ये पूरा पर्सपेक्टिव बहुत रेडिकल है वेस्टर्न थिंकिंग के कंपैरिजन में। वेस्टर्न वर्ल्ड में हम कॉन्स्टेंटली कंफर्ट सीक करते हैं, पेन से भागना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को इंस्टेंटली फिक्स करना चाहते हैं। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कुछ पेन्स फिक्स होने वाले नहीं हैं, कुछ लॉसेस परमानेंट हैं, और तब भी खुश रहना पॉसिबल है अगर तुम उस पेन के साथ ग्रासफुली एग्जिस्ट करना सीख लो। तो ये था पार्ट 3, दर्द से डरना क्यों। पार्ट 4, गुस्सा, डर और दुश्मन का सामना। एंगर यानी गुस्सा, ये वो इमोशन है जिसे हम सब जानते हैं। कभी कभी छोटी सी बात पे भड़क जाते हैं, कभी कभी कोई बुरा कह देता है तो घंटों तक अंदर अंदर जलते रहते हैं। और हम में से कई लोग सोचते हैं गुस्सा तो नेचुरल है, ये मेरा हक है, जो बुरा किया उसने तो मैं क्यों सॉरी फील करूं। लेकिन दलाई लामा इस पॉइंट पे कुछ अलग ही बात कहते हैं। वो कहते हैं हाँ, गुस्सा नेचुरल है, लेकिन नेचुरल होने का मतलब ये नहीं कि यूजफुल है। आग भी नेचुरल है, लेकिन आग से हाथ जलाना यूजफुल नहीं है। गुस्सा एक सिग्नल है कि कुछ रॉन्ग है, कि कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है। वो सिग्नल इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम उस सिग्नल को पकड़ के घंटे, दिन, साल तक बैठे रहते हैं, गुस्से को पाल करते रहते हैं, तब वो सिर्फ हमारे अंदर जहर घोलता रहता है। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर का एसिड सिर्फ हमें जलाता है। दलाई लामा का पर्सपेक्टिव एंगर पे सरप्राइजिंगली डायरेक्ट और प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं एंगर कभी भी क्रिएटिव सॉल्यूशन नहीं देता। वो सिर्फ एक थिंग करता है, रीजनिंग को ब्लाइंड कर देता है। और जब रीजनिंग गॉन तो अच्छे डिसीजंस गॉन। तो एंगर में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज बैड डिसीजन होता है। हावर्ड कटर यहां रिसर्च लाते हैं। स्टडीज शो करती हैं कि वेंटिंग यानी गुस्सा निकालना एक्चुअली एंगर को रिड्यूस नहीं करता, इट ऑफन इंक्रीजेज इट। जब हम किसी दोस्तों को किसी के बारे में बार बार बुरा बोलूंगा तो हमारा एंगर उस पर्सन के अगेंस्ट और बड़ा होता जाता है। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन ये सच है। रियल सॉल्यूशन एंगर को रूमिनेट करना नहीं है, रियल सॉल्यूशन है पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना। और यहां आता है एक बहुत पावरफुल दलाई लामा टीचिंग, एनिमीज एज टीचर्स। वो लोग जो हमें सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं, जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं, वो एक्चुअली हमारे सबसे बड़े टीचर्स हो सकते हैं, क्योंकि वही लोग हमारे अंदर से पेशेंस, टॉलरेंस और कंपैशन को बाहर निकलते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ स्वीट, लविंग, कोऑपरेटिव लोग होते तो तुम कभी पेशेंस डेवलप ही नहीं करते। दुश्मन पेशेंस का ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है इनिशियली। कोई हमें बहुत बुरा कर गया हो और हम उन्हें टीचर बोले, लेकिन दलाई लामा क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं इसका मतलब ये नहीं
कि जो उन्होंने किया वो राइट था या तुम्हें बार बार हर्ट होने देना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम्हारा रिस्पॉन्स, तुम उससे सीखने का चूज करते हो या सिर्फ सफर करने का। अब बात करते हैं एंजाइटी और फियर की। मॉडर्न लाइफ में एंजाइटी एक मैसिव प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल वरीज, हेल्थ कंसर्न्स, रिलेशनशिप फियर्स, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी। और दलाई लामा कहते हैं कि एंजाइटी से डील करने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है जिसको हम एनालिटिकल मेडिटेशन कह सकते हैं। ये कुछ ऐसा है, जब कोई चीज़ तुम्हें एंग्शियस कर रही है तो पहले पूछो, क्या इसे प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? अगर हाँ तो सॉल्यूशन ढूंढो, वरी मत करो। अगर नहीं तो वरी करने से क्या मिलेगा? फिर भी वरी मत करो। ये सिंपल लगता है, लेकिन जब एक्चुअली अप्लाई करो तो ये बहुत लिबरेटिंग है, क्योंकि वरीइंग इज मोस्टली मेंटल एनर्जी का वेस्ट ऑन प्रॉब्लम्स दैट ईदर हैव सॉल्यूशंस और डोंट। दोनों केसेस में वरीइंग अनहेल्पफुल है। एक और इम्पॉर्टेंट फियर है जो इस पार्ट में एड्रेस होती है, फियर ऑफ व्हाट अदर्स थिंक। कितने लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं जीते जैसे वो जीना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। दलाई लामा कहते हैं, जब तुम खुद को जेन्युइनली जानते हो, जब तुम्हारा सेल्फ वर्थ एक सॉलिड इनर फाउंडेशन पे बेस्ड है, तब बाहरी ओपिनियन तुम्हें उतना अफेक्ट नहीं करती। लेकिन जब सेल्फ वर्थ कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है बाहरी वैलिडेशन पे, तब तो हमेशा एंजाइटी ही रहेगी, क्योंकि बाहरी दुनिया कभी परफेक्टली सपोर्टिव नहीं होगी। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, सेल्फ एस्टीम वर्सेस सेल्फ वर्थ। सेल्फ एस्टीम में हम खुद को अचीवमेंट से डिफाइन करते हैं। मैं अच्छा हूँ क्योंकि मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन अचीवमेंट्स तो बदल सकती है। सेल्फ वर्थ डीपर है, मैं वैल्यूएबल हूँ सिंपली बिकॉज आई एग्जिस्ट, आई एम ह्यूमन, आई हैव इनहेरेंट डिग्निटी। ये बेस स्टेबल है। इस पार्ट का आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉरगिवनेस के बारे में। फॉरगिवनेस को ऑफन मिसअंडरस्टूड किया जाता है। लोग सोचते हैं फॉरगिव करना यानी जो उन्होंने किया वो एक्सेप्ट करना, ओके करना, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। फॉरगिवनेस का मतलब है अपने अंदर से वो एंगर और रिजेंटमेंट को रिलीज करना जो तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। फॉरगिव करना दूसरे के लिए नहीं होता, फॉरगिव करना तुम्हारे अपने फ्रीडम के लिए होता है। दलाई लामा चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं जिनकी पॉलिसीज ने तिब्बत को डेवस्टेट किया, और वो कहते हैं कि वो उन लोगों के अगेंस्ट एंगर नहीं रखते। ये नहीं कहते कि जो हुआ वो सही था, बिल्कुल गलत था, लेकिन एंगर पकड़ के रखने से क्या मिलेगा? सिर्फ उनका अपना दिल और माइंड पॉल्यूटेड रहेगा। तो ये था पार्ट 4, गुस्सा, डर और दुश्मन का सामना। पार्ट 5, प्यार, रिश्ते और लोनलीनेस का सच। ये पार्ट बहुत पर्सनल और बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि चाहे हम कितने भी बिजी क्यों ना हों, रिलेशनशिप्स हमारे दिल के सेंटर में होती हैं, और कई बार यही रिलेशनशिप्स हमारे सबसे बड़े दर्द का सोर्स भी बनती हैं। दलाई लामा से हार्वर्ड एक डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, क्या आपको कभी लोनलीनेस फील होती है? और दलाई लामा का जवाब एक बार फिर सरप्राइजिंगली ऑनेस्ट होता है। वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के एक स्टेज पर हाँ, एक आइसोलेशन फील होती है, क्योंकि आप अलग तरीके से सोचने लगते हो, अलग पर्सपेक्टिव रखते हो, और कई बार लगता है कि दूसरे लोग नहीं समझेंगे। लेकिन फिर वो कहते हैं वो लोनलीनेस तब दूर होती है जब वो रियलाइज करते हैं कि एवरी सिंगल पर्सन के साथ उनका एक फंडामेंटल कनेक्शन है, ह्यूमन एक्सपीरियंस का शेयर्ड कनेक्शन। ये फंडामेंटल कनेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। एक अकेला इंसान मेट्रो में बैठे हैं, भीड़ में है, और फिर भी अकेला फील कर रहा है, क्योंकि वो सरफेस लेवल डिफरेंसेस देख रहा है, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग ड्रेसेस, अलग बिहेवियर्स। लेकिन अगर वो डीपर देखे तो पाएगा कि वो सब भी उसी की तरह सुबह उठ के कुछ बेटर चाहते हैं अपनी जिंदगी में। सबको प्यार चाहिए, सब दर्द से बचना चाहते हैं। ये रिकॉग्निशन लोनलीनेस को डिसॉल्व कर सकती है। अब रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, क्योंकि यही अक्सर हम सब का मोस्ट चार्ज्ड टॉपिक होता है। दलाई लामा ऑब्जर्व करते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में रोमांटिक लव को एक ऐसी चीज की तरह पोर्ट्रे किया जाता है जो कंप्लीट करने वाली है, यू कंप्लीट मी।
और ये एक्सपेक्टेशन एक्चुअली रिलेशनशिप्स को फ्रेजाइल बनाती है। जब एक इंसान दूसरे इंसान पर इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस लोड कर दे कि वो मुझे खुश करे, मुझे सिक्योर फील कराए, मेरी सब ज़रूरतें पूरी करे, तो दोनों लोग क्रश हो जाते हैं उस वेट से। दलाई लामा डिस्टिंग्विश करते हैं अटैचमेंट बेस्ड लव और कंपैशन बेस्ड लव में। अटैचमेंट बेस्ड लव में हम कहते हैं, मैं तुझसे इसलिए लव करता हूं क्योंकि तू मुझे अच्छा फील कराता है। जब वो फीलिंग जाए तो लव भी जाता है। ये लव एक्चुअली मोर अबाउट माई सेल्फ है। मैं इससे पाना चाहता हूं, मैं इससे सिक्योर फील करना चाहता हूं। कंपैशन बेस्ड लव में कहते हैं, मैं तुझे इसलिए लव करता हूं क्योंकि तू एग्जिस्ट करता है, क्योंकि तू भी एक ह्यूमन बीइंग है जो खुशी डिजर्व करता है। ये लव स्टेबल है, ये सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। हार्वर्ड कटलर यहाँ मॉडर्न साइकोलॉजी ऐड करते हैं। रिसर्च कंसिस्टेंटली शो करती है कि जो कपल्स लॉन्ग टर्म हैप्पी रहते हैं उनका रिलेशनशिप एक डीप फ्रेंडशिप पे बिल्ट होता है, इंटेंस रोमांटिक पैशन पे नहीं। पैशन तो फेड हो जाता है, लेकिन जेन्युइन लाइकिंग, रिस्पेक्ट और कंपेनियनशिप ये ईयर्स तक चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ, इंटीमेसी वर्सेस डिपेंडेंसी। कई बार हम इंटीमेसी को डिपेंडेंसी से कंफ्यूज करते हैं। जब कोई हमारे बिना कुछ फील ही नहीं कर सकता, जब दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं, ये इंटीमेसी नहीं है, ये डिपेंडेंसी है। ट्रू इंटीमेसी में दोनों लोग अपने आप में कंप्लीट होते हैं और फिर वो अपनी कंप्लीटनेस शेयर करते हैं। ये एक साथ बढ़ना है, एक दूसरे में खो जाना नहीं। लोनलीनेस के बारे में एक और प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन है। दलाई लामा कहते हैं कि जितना ज़्यादा हम अपने सेल्फ के बारे में सोचते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या मिलना चाहिए, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उतना ज़्यादा लोनली फील होते हैं। क्योंकि सेल्फ का ये कांस्टेंट ऑब्सेशन एक वाल बना लेता है हमारे और दूसरों के बीच। जब हम फोकस शिफ्ट करते हैं बाहर दूसरों की तरफ, तब वॉल्स गिरने लगती हैं और कनेक्शन होता है। हार्वर्ड शेयर करते हैं एक स्टडी जहां उन्होंने लोनली पेशेंट से कहा कि हर रोज एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस करो। स्ट्रेंजर के लिए दूर होल्ड करो, किसी को सिंसियर कॉम्प्लीमेंट दो, किसी की ग्रोसरी हेल्प करो। कुछ वीक्स के बाद ये पेशेंट्स सिग्निफिकेंटली लेस लोनली फील कर रहे थे। उन्होंने दूसरों को कुछ दिया था और रिटर्न में कनेक्शन मिला। अब बात करते हैं डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स की। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां हम किसी से बहुत हर्ट होते हैं। क्लोज फ्रेंड ने बिट्रे किया, फैमिली मेंबर ने वूंड किया, और दलाई लामा कहते हैं तब भी कंपैशन पॉसिबल है। कंपैशन का मतलब रिलेशनशिप मेंटेन करना नहीं है जो तुम्हें हर्ट कर रही हो। बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है, सेल्फ प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंदर से जो एंगर और हेट्रेड है उससे रिलीज करना पॉसिबल है, और ये रिलीज तुम्हारे लिए है। इस पार्ट में एक बहुत ब्यूटीफुल आइडिया है जो दलाई लामा शेयर करते हैं, एक्सपैंडिंग द सर्कल ऑफ कंसर्न। हम नेचुरली अपने इनर सर्कल को केयर करते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, लेकिन खुशी की एक साइन है कि ग्रेजुअली वो सर्कल बढ़े, स्ट्रेंजर्स भी उसमें आने लगें, फिर सोसाइटी, फिर ऑल बीइंग्स। ये एक्सपेंशन फोर्स से नहीं होती, ये नेचुरली होती है जब कंपैशन डीपन होता है। और जब सर्कल बड़ा होता है तो लोनलीनेस की कोई जगह ही नहीं बचती। तो ये था पार्ट 5, प्यार, रिश्ते और लोनलीनेस का सच। पार्ट 6, खुशी एक जर्नी है, मंजिल नहीं। फाइनल लेसन्स पूरी बुक के थ्रू हार्वर्ड कटर और दलाई लामा ने मिलके एक तस्वीर बनाई है कि खुशी की जो हम वेस्टर्न कल्चर की इमेज से बहुत अलग है। वेस्टर्न कल्चर कहती है खुशी एक डेस्टिनेशन है, एक गोल अचीव करो, एक ड्रीम पूरा करो, एक प्रॉब्लम सॉल्व करो और फिर खुशी मिलेगी। लेकिन दलाई लामा की टीचिंग थ्रू आउट ये रही है, खुशी एक डेस्टिनेशन नहीं, एक वे ऑफ ट्रैवलिंग है। इस आखिरी पार्ट में कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूरी बुक को टाई टुगेदर करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है मेंटल ट्रेनिंग एज अ लाइफस्टाइल। जैसे जिम में फिजिकल ट्रेनिंग होती है,
वैसे ही डेली बेसिस पर मेंटल ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये ट्रेनिंग क्या है? ये है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, अनहेल्दी पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना, कंपैशन और ग्रैटिट्यूड को डिलिबरेटली कल्टीवेट करना। ये एक बार की एक्टिविटी नहीं है, ये एक डेली कमिटमेंट है। और जैसे फिजिकल ट्रेनिंग से बॉडी स्ट्रेंथन होती है, मेंटल ट्रेनिंग से माइंड का वेल बीइंग स्ट्रेंथन होता है। हावर्ड कटलर यहाँ न्यूरोसाइंस लाते हैं और कहते हैं कि ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, यानी चेंज हो सकता है। जो थॉट्स हम बार बार सोचते हैं, जो पैटर्न्स हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वो न्यूरल पाथवेज स्ट्रेंथन होते हैं। इसका मतलब है कि अगर तुम कंसिस्टेंटली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, कंपैशन प्रैक्टिस करो, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स ढूंढो, तो तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली वायर्ड हो जाता है उस डायरेक्शन में। ये नॉट जस्ट फिलॉसफी, ये बायोलॉजी है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मीनिंग ओवर प्लेजर। हमने पार्ट 1 में देखा था कि प्लेजर और हैप्पीनेस अलग हैं। यहां वो आइडिया डीपर होता है। रिसर्च कंसिस्टेंटली शो करती है कि लोग ज्यादा सैटिस्फाइड फील करते हैं जब वो मीनिंगफुल एक्टिविटीज करते हैं। किसी की हेल्प करना, कुछ क्रिएट करना, कुछ सीखना, अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीना, वर्सेस सिर्फ प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज। तो व्हाट गिव्स लाइफ मीनिंग, ये सवाल पूछो। व्हाट गिव्स प्लेजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और दलाई लामा कहते हैं कि मीनिंग अक्सर कनेक्शंस में मिलती है, कंट्रीब्यूशन में मिलती है, ग्रोथ में मिलती है। जब आप कुछ बना रहे हो, चाहे एक स्किल, चाहे एक रिलेशनशिप, चाहे एक कम्युनिटी, तब एक डीप सेटिस्फैक्शन मिलती है जो कोई शॉपिंग ट्रिप या एंटरटेनमेंट या स्टेटस सिंबल नहीं दे सकता। तीसरा कॉन्सेप्ट, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एक बहुत कॉमन सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हम सोचते हैं कि रिलेशनशिप परफेक्ट होगी, करियर स्मूथ होगी, लाइफ फेयर होगी, और जब ऐसा नहीं होता तब डिसअपॉइंटेड होते हैं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का मतलब पेसिमिज्म नहीं है। इसका मतलब है लाइफ को एज इट ट्रूली इज एक्सेप्ट करना, विद इट्स इम्परफेक्शंस, इट्स अनसर्टनिटीज, इट्स डिफिकल्टीज। और तब जो मिलता है, जेन्युइनली अप्रिशिएट करना। दलाई लामा शेयर करते हैं एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। बहुत वेल्दी, सक्सेसफुल वेस्टर्न पीपल जब उनसे मिलने आते हैं तो वो अक्सर इनसाइड में बहुत अनहैप्पी होते हैं। और फिर कुछ टिबेटन रेफ्यूजीज जो बहुत कुछ खो चुके हैं, वो इनसाइड में ज्यादा पीस में होते हैं। ये डिफरेंस है एक्सपेक्टेशंस और एक्सेप्टेंस में। वेस्टर्न सक्सेस कल्चर कॉन्स्टेंटली मोर की तरफ पुश करती है, और मोर कभी इनफ नहीं होता। टिबेटन रेफ्यूजीज ने एक्सेप्ट किया जो है, और उसी एक्सेप्टेंस में पीस मिली। चौथा कॉन्सेप्ट, और शायद इस पूरी बुक का मोस्ट प्रैक्टिकल लेसन, मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस। खुशी फ्यूचर में नहीं मिलेगी, तब जब ये हो जाए, तब जब वो मिल जाए। खुशी अब में है, इस मोमेंट में, अगर तुम यहां हो। बहुत बार हम फिजिकली यहां होते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और, फ्यूचर की प्लानिंग में, पास्ट की रिग्रेट में, और इस एब्सेंस में इन द मोमेंट खुशी मिस हो जाती है। दलाई लामा कहते हैं कि मेडिटेशन का कोर पर्पस यही है, माइंड को यहां, अभी, इस मोमेंट में लाना। यह सिर्फ कुशन पे बैठ के करना जरूरी नहीं, ये करते वक्त करना है, खाते वक्त करना है, किसी से बात करते वक्त करना है। फुल्ली प्रेजेंट रहना, ये एक स्किल है, ये कल्टीवेट की जा सकती है। पांचवा कॉन्सेप्ट, हैप्पीनेस इज कंटेजियस। जब तुम जेन्युइनली खुश होते हो तो वो खुशी दूसरों तक पहुंचती है। तुम लोग क्यों कुछ लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद लाइटर फील करते हो और कुछ के बाद हैवी? क्योंकि इमोशंस कंटेजियस हैं, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब तुम खुद खुश रहने का काम करते हो, तुम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक पॉजिटिव फोर्स बनते हो। तो खुशी सीख करना सेल्फिश नहीं है, ये एक कम्युनिटी सर्विस भी है। अब इस किताब का आखिरी और सबसे डीप लेसन, जो इन सब चैप्टर्स में थ्रेड की तरह है, वो है द ट्रेनिंग ऑफ द हार्ट।
दलाई लामा पूरी बुक में बार बार एक बात कहते हैं, जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तुम इंटेलेक्चुअली जानते हो कि एंगर हेल्पफुल नहीं है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो फिर भी आता है। तुम जानते हो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं देती, लेकिन फिर भी उस नेक्स्ट थिंग के लिए क्रेव करते हो। नॉलेज इनफ नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब ये अंडरस्टैंडिंग दिल तक पहुंचे, और वो जर्नी टाइम लेता है, प्रैक्टिस लेता है, पेशेंस लेता है। और यही इस किताब का सबसे ऑनेस्ट मोमेंट है। दलाई लामा कोई मैजिकल शॉर्टकट नहीं देते। वो नहीं कहते कि एक चैप्टर पढ़ लो और जिंदगी बदल जाएगी। वो कहते हैं ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। जैसे कोई भी स्किल, एक डॉक्टर, एक म्यूजिशियन, एक एथलीट डेली प्रैक्टिस से बनता है, वैसे ही एक खुश, कंपैशनेट, वाइज इंसान बनना भी डेली प्रैक्टिस से होता है। हावर्ड कटलर इस पूरी जर्नी के एंड में एडमिट करते हैं कि उनकी अपनी लाइफ इस किताब के जरिए बदली। वो साइंटिस्ट थे, स्केप्टिकल थे, लेकिन दलाई लामा के साथ टाइम बिता के उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि ये टीचिंग्स सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो जेन्युइनली काम करते हैं। तो आखिर में द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमारे लिए क्या मैसेज छोड़ जाती है? ये मैसेज है, खुशी का हक तुम्हारा है। ये किसी की कृपा से नहीं मिलती, किसी चीज़ के अचीव होने से नहीं मिलती। ये तुम्हारे अपने माइंड की ट्रेनिंग का रिजल्ट है। ये कंपैशन डेवलप करने का रिजल्ट है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। ये सफरिंग को डिनाई करने का नहीं, बल्कि वाइजली फेस करने का रिजल्ट है। ये कनेक्शंस नर्चर करने का रिजल्ट है, जेन्युइन, वार्म, केयरिंग कनेक्शंस। ये प्रेजेंट मोमेंट में जीने का रिजल्ट है। ये इजी नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है हर इंसान के लिए, चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी पास्ट हो, कोई भी करंट सिचुएशन हो। और जैसे दलाई लामा कहते हैं, स्टार्ट करो आज से, इस एक थॉट से, मैं आज एक इंसान के लिए कुछ अच्छा करूंगा। मैं आज एक बार अपना गुस्सा होल्ड करूंगा। मैं आज एक मोमेंट के लिए फुल्ली प्रेजेंट रहूंगा। ये छोटी छोटी चीज़ें, यही खुशी का आर्ट है। ये था द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, एक कंप्लीट जर्नी कंपैशन, सफरिंग, लव, एंगर, कनेक्शन और मीनिंग के थ्रू। उम्मीद है कि इस समरी ने आपको कुछ वैल्यूएबल दिया, कुछ सोचने वाला, कुछ फील करने वाला, कुछ करने वाला। आप सुन रहे थे द रीडर्स बुक, जहां बड़ी किताबों की बात होती है सीधी और दिल से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे और भी ऐसी बुक्स आने वाली हैं जो आपकी ज़िंदगी को एक नया एंगल दे सकती हैं। तब तक खुश रहें, सीखते रहें और अपने अंदर का बेस्ट वर्जन बनाते रहें।